गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। सबसे पहले तो मैं सभी शिक्षकों को इस कोरोना पीरियड में विकट परिस्थिति में शिक्षक दिवस की बधाई देना चाहता हूं, जो इस परिस्थिति में भी अपने छात्रों के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं और मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन सभी शिक्षकों को बधाई। कल हम लोगों ने देखा विवाह। महाभारत में और मनुस्मृति में विवाह के जितने प्रकार बताए गए हैं, विवाह किस प्रकार का होता है, विवाह कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखते हैं स्त्रियों का गोत्र। ये गोत्र प्रथा जो है, जो पूर्णतः पुरुषात्मक रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो गोत्र होता है वो किसी न किसी ऋषि के नाम पे होता है। यह शुरुआत हुई 1000 ईस्वी पूर्व से। उस गोत्र के जो भी सदस्य होते हैं वो उस ऋषि के वंशज माने जाते हैं। यानी जिस ऋषि के नाम पर गोत्र होगा उस ऋषि के वे लोग वंशज माने जाते हैं। परंतु एक चीज़ और है कि स्त्रियों का कोई गोत्र नहीं होता है। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि जब स्त्रियाँ अपने पिता के घर में रहती हैं तो उनका गोत्र पिता का होता है, और जब वो अपने पति के घर चली जाती हैं तो उनका गोत्र पति का गोत्र हो जाता है। तो स्त्रियों का इसलिए बोला जाता है स्त्रियों का कोई गोत्र नहीं होता है। कारण यही है कि पति के घर है तो पति का गोत्र अपना लिया, और पत्नी के घर है, पिता के घर है तो पिता का गोत्र है। तो ये है। लेकिन एक चीज़ और है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होते थे। इस गोत्र प्रथा में एक ही गोत्र में विवाह नहीं होते थे, क्योंकि वो भाई बहन कहला जाते थे, इसलिए विवाह नहीं होते थे। लेकिन सातवाहन, जो दक्षिण भारत के जो सातवाहन साम्राज्य के वंश के लोग रहे हैं, वो इसके अपवाद रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपनी माता का ही गोत्र अपनाया। पुत्र के नाम के आगे माता का गोत्र होता था। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी एवं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अर्थात विवाह के पश्चात सातवाहन रानियों ने अपने पति के स्थान पर अपने पिता का ही गोत्र अपनाया। लेकिन भले नाम माता का हो या गोत्र माता का हो, लेकिन सातवाहन वंश में सत्ता जो थी वो पितृसत्तात्मक थी। यानी कि घर का मुखिया जो होगा वो पुरुष ही होगा, स्त्री नहीं होगी। सिर्फ उन्होंने गोत्र, वहाँ की सातवाहन रानियों ने अपने पिता के गोत्र अपनाया और वहाँ उनके पुत्रों ने अपनी माता का गोत्र अपनाया। वो सब तो वहीं तक वो सीमित रहा। उसके बाद में जो सत्ता होती थी या जो कुछ स्त्रियों के जो पितृसत्तात्मक स्थिति थी उसमें बदलाव नहीं आया, वो वैसे ही का वैसे ही रहा। लेकिन महाभारत के संदर्भ में अब हम लोग देखें तो माता महत्वपूर्ण थी। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि माता का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन कुछ जगह में ऐसा है कि माता, अब महाभारत में ही 2 उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहला उदाहरण है गांधारी के संदर्भ में। गांधारी ने महाभारत का युद्ध टालने के लिए दुर्योधन को सलाह दी कि संधि कर लो, वो भी तुम्हारे भाई ही हैं, मिलकर रहो, संधि कर लो और जो मांग रहे उनको दे दो। दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। ये एक पक्ष हुआ। दूसरी पक्ष है कि पांडव जहाँ थे वो अपनी माता कुंती और भीष्म जो अपनी माता सत्यवती, इन दोनों से सलाह लेकर उनकी बात सुनकर ही काम करते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि माता कुंती ने जब अर्जुन द्रौपदी को जीतकर स्वयंवर से लेकर घर आए तो माता कुंती ने बिना देखे कहा कि 5 भाई बांट लो। और उस 5 भाई बांट लो का अर्थ वो समझ गई कि कोई सामान लेकर आया है। लेकिन जब बाहर आकर देखा तो एक वधू खड़ी थी, एक कन्या खड़ी थी, और तब वो विस्मय में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि ये 5 भाई में बटेगी कैसे। तब वो 5 के साथ विवाह हुआ। सिर्फ माता के वचन की, माता की बातों को रखने के लिए ये किया गया। तो महाभारत में भी अगर देखा जाए तो माता का विशेष महत्व रखा गया। एक तरफ दुर्योधन ने नहीं रखा और दूसरी तरफ
पांडवों ने अपनी माता को बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्त्रियों का अगर गोत्र के संदर्भ में बात करें तो स्त्रियों का कोई परमानेंट गोत्र नहीं होता था। पिता के घर में है तो पिता का गोत्र अपनाया, पति के घर चली गई तो पति का गोत्र अपनाया। अपवाद के रूप में सातवाहन वंश को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे भारतवर्ष में यही प्रक्रिया चली। तो आज हम लोगों ने देखा स्त्रियों के गोत्र के संदर्भ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और एक बार फिर से शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों और एवं छात्रों को हार्दिक बधाई। धन्यवाद।